आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष रिपोर्ट। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आज हम बात कर रहे हैं 1942 की। दिन 8 अगस्त कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. कांग्रेस रेडियो के संचालन में उषा मेहता के साथी थे विट्ठलदास खाकर, चंद्रकांत झावेरी और बाबूभाई ठक्कर। इसके लिए मुंबई में शिकागो रेडियो के नाडिक मोतवाड़े ने तकनीशियन और उपकरण उपलब्ध कराए। राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन और पुरुषोत्तम टीकमदास जैसी हस्तियां भी कांग्रेस रेडियो से जुड़ी रहीं। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station. 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ ही पोलीलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलीलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। हम आपके लिए गुजरात के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक झावेर चंद मेघानी की कहानी लेकर आए हैं।
झावेरचंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्रिपुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक समिति नियुक्त की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशों में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय रूप का गठन, 19 मौलिक अधिकारों की स्थापना, जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, राज्य का कोई धर्म न होना और सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव जैसी सिफारिशें शामिल थी। वास्तव में नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंगजापाओ डोंगेल की, जिन्हें चेंगजापाओ कुकी के नाम से जाना जाता है, वे उन कुकी नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले अंग्रेजों के औपनिवेशिक और सामंती अधिकार के खिलाफ कुकी समुदाय को संगठित किया। वे डोंगल कबीले के शहर एसन के प्रमुख थे। चेंगजापाओ के शासनकाल के दौरान एसन की महिमा दूर दूर तक फैल गई और ये सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। ब्रिटिश सरकार ने चेंगजापाओ डोंगल के उदय और कुकी समुदाय के विद्रोह को भारत के पूर्वी हिस्से के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। चेंगजापाओ डोंगेल को गिरफ्तार कर 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने कुकी नायकों की बहादुरी और उनके द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की याद में कुकी इन के निर्माण के लिए अनुदान दिया, जो आज इम्फाल शहर के केंद्र में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चेंगजापाओ डोंगल का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा। महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम ने ओजपूर्ण रचनाओं के जरिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ नजरुल का विरोध उस समय शुरू हुआ जब वे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कराची स्थित 49वें ऑल बंगाली रेजिमेंट में थे। कराची में ही वे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आए। युद्ध के बाद नजरुल अपने गृह राज्य बंगाल लौट गए, ये संकल्प लेकर कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। कुछ वर्षों में ही वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। भारत की निर्धनता और पीड़ा उनकी कला चेतना और काव्य कृतियों का आधार बन गई। इस काल की नजरुल की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह अग्नि बीड़ा की रचनाएं उनकी नव जागृत राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अग्नि बीड़ा की एक कविता है विद्रोही। शीरिने हरियामारी নত शिरोई शिखरे हिमाद्रीर बलबीर বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলোক দুলোক গোলোক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতা। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग ने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादोनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिनलियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है।